गणपति बप्पा का नाम लेके अगर कोई कार्यक्रम शुरू किया जाए तो वो सफल जरूर होता है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी। पूरे न्यूज इंडिया परिवार की ओर से आप सभी का यहां स्वागत करती हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी और युवाओं के लाडले लोकेश शर्मा, या कहें आप ही की जुबानी में बोलूं तो लोकेश जी भाई साहब यहाँ पधार है। तो रेत को निचोड़ने का हौसला रख, तेरे लिए कोई भी समंदर लाकर नहीं देगा। जी हाँ, कुछ इसी हौसले के साथ लोकेश शर्मा जी आज हमारे साथ हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि न्यूज़ इंडिया पर आप देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम का नाम है यूथ कैन डू इट, या इसे आप कह सकते हैं यू कैन डू इट। जी हाँ, विधानसभा चुनाव की धुंधुमी बज चुकी है। हर तरफ हर जगह राजनीतिक रेलमपेल शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में एक तरह से गहमा गहमी शुरू हो गई है। परंतु उसी के साथ साथ हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे नुक्कड़ में, हमारे चौक में, हमारे चौपालों पर भी बातें शुरू हो गई है। सबके अपने अपने मुद्दे निकल कर सामने आ गए हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं, अपनी शंकाएं सामने आ रही है। परंतु एक वर्ग ऐसा है जिसे हम युवा वर्ग कहते हैं, उसके पास समय नहीं है कि वो एक बार बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करे, क्योंकि वो इतना व्यस्त है अपने कैरियर को बनाने में, वो इतना परेशान है, इतना कंफ्यूज है अपनी आगे की लाइफ को देखने में कि वो सोच ही नहीं पाता कि मुझे क्या पूछना चाहिए सरकार से, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने ही सवालों से परेशान है। परंतु न्यूज़ इंडिया ने आज एक कार्यक्रम रखा है जिसमें हमने हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे प्रवक्ता के रूप में, हमारे एक्सपर्ट के रूप में लोकेश शर्मा जी, जो कि OSD हैं सीएम राजस्थान के लोकेश शर्मा जी, इसलिए भी युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं कि पिछले कई दिनों में इन्होंने बहुत सारे युवा संवाद किए हैं, अलग अलग जगह पर पहुंचे हैं, युवाओं को इकट्ठा किया है, युवाओं से बात की है, युवाओं की समस्याओं को सुना है और जहां तक प्रयास हुआ उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की है। लोकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसे कहते हैं यूथ कैन डू इट। अब आपकी नजर लग गई। न्यूज़ इंडिया परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस युवा संवाद कार्यक्रम में आपने युवाओं के बीच मुझे बुलाकर एक सम्मान दिया। खुशी है इस बात की कि आपके इस कार्यक्रम में मैं शरीक हो पा रहा। सर, पहला सवाल, आप अच्छा खासा कैरियर बना चुके हैं, अच्छे खासी आपकी पहचान है, सब लोग आपको जानते हैं, परंतु क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको हमेशा युवाओं से जोड़े रखा? देखिए, युवा इस देश का भविष्य है और इस बात को सिर्फ मैं ही नहीं, देश के तमाम नागरिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि ये युवा शक्ति ही है जो राजनीति को सही दिशा में ले जा सकने का मादा रखती है, क्षमता रखती है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। राजनीति को युवाओं की जरूरत है और युवाओं को राजनेताओं की जरूरत है, परंतु क्या कारण है कि युवाओं और राजनेताओं के बीच में संवाद स्थापित नहीं हो पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है महत्वाकांक्षा। देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा पाई जाती है और जो एक गैप रहता है, जो स्टैब्लिश और स्थापित नेता हैं वो चाहते हैं कि वो बने रहें जी। और युवा जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनकी मंशा रहती है कि वो अपना अस्तित्व और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। तो जब वो प्रयासरत रहते हैं तो जो स्थापित लोग हैं वो जगह खाली नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये जो एक कहते हैं ना कि मिस कोऑर्डिनेशन जो है वो इनके अंदर समन्वय स्थापित नहीं होने देता। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जैसा कि मैंने कहा था कि सवाल आप लोगों के भी होंगे, आप में से भी जो युवा सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। ये ओपन सेशन है। मैं अशोक कुमार यादव। क्या लोकेश जी युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? जी हाँ सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या तो ये है कि सामने जो है वो लोग बाधा बने हुए हैं, और दूसरी समस्या वो है कि परिवार वाले राजनीति से इतना डर गए हैं कि वो चाहते ही नहीं कि हमारा युवा उसमें जाए। अब क्या किया जाए? जिसमें भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, जो जज्बा रखता है समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ नया करने का, उसे राजनीति में आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो अक्सर बदलाव की बात तो करते हैं, वो कहते हैं कि ये सिस्टम सुधरना चाहिए, ये समस्या दूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें हिस्सेदार नहीं बनते हैं।
राजनीति उतनी बुरी चीज नहीं है जितनी लोगों ने उसे बना रखी है। मैं ताराशंकर शर्मा जयपुर से जी। अगर आप आज इस टाइम राजनीति में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? राजनेता बना रहा होता। क्या बात। देखिए, मैंने इस बात की चर्चा कभी किसी सार्वजनिक मंच पे नहीं की, लेकिन आज चूंकि हमारे ताराशंकर भाई ने ये सवाल पूछ ही लिया तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं सक्रिय राजनीति में नहीं होता तो मैं सिर्फ यही कर रहा होता, मैं इस देश के लिए भावी नेताओं की फौज तैयार कर रहा होता। हमें बहुत सारे लोकेश शर्मा की जरूरत पड़ेगी पूरे हिंदुस्तान के लिए, 140 करोड़ के लोगों के लिए। क्योंकि आप देखिए, बड़ी विडंबना है, बैंक चाहते हैं कि हमारे पास युवा एम्प्लॉय हो, कंपनीज चाहती है हमारे पास युवा एम्प्लॉय हो, फौज चाहती है कि हमारे पास युवा एम्प्लॉय हो, बस एक राजनीति नहीं चाहती कि उनके पास में युवा हो। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दर्द हो सकता है इन युवाओं का जो पिछले दिनों में कमोबेश सभी पार्टियों में, केवल किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, उसमें जितने भी आपको अच्छे लीडर्स मिलेंगे वो 55-60 से ऊपर वाले मिलेंगे। तो इस चीज को कैसे बदलाव किया जा पाएगा? ये बहुत जल्दी तो नहीं हो पाएगा। देखिए, मैंने कहा कि बदलाव तो धीरे धीरे होगा और निरंतर जो प्रयास होते रहेंगे उनसे एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे तमाम युवा साथियों को वो स्थान मिलेगा जिस स्थान के लिए वो बने हैं। लेकिन उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। एक लाइन बोलकर मैं, जी बिल्कुल, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। कि सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, मोड़ लो कश्ती उधर जिधर तूफान आया है। जी, निम्स यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर एमबीबीएस का छात्र हूँ। एमबीबीएस कर रहे हैं आप? हाँ सर जी। मेरा सवाल आपसे ये है, सर आप पूरे प्रदेश भर में युवा संवाद का कार्यक्रम करवा रहे हैं, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है? मेरे साथी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि युवा संवाद कार्यक्रम के पीछे आपकी मंशा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। सीधे तौर पर मेरी मंशा ये है कि मेरे मुख्यमंत्री जी ने मिशन 156 का एक एजेंडा लिया है और मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के युवा साथी उसको पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जी, अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम है ऋषभ देव शर्मा। मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, पोदार बिजनेस स्कूल से कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर के अंदर। जी। तो मेरा ये सवाल है बेसिकली कि जैसे मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे अभी आप यूथ की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा उस बात पे प्रकाश डाल सके तो मैं मेरे जूनियर्स को भी और बाकी के जो बच्चे हैं पोदार बिजनेस स्कूल के ही मैनेजमेंट के, तो हम उनको गाइड कर सकें थोड़ा बहुत और आपसे थोड़ी सी प्रेरणा ले सकें। मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है कि किस तरह से, किस रूप में मैनेज करना है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। आपके अंदर ये स्किल्स हैं, इसीलिए तो आप इस पोदार मैनेजमेंट जो आपका प्रांगण है इसमें आप यहाँ हैं। आप अपने तमाम साथियों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप अपने साथियों को राजनीति में आगे आने के लिए ज़रूर उनको प्रेरित कर सकते हैं। आपसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट और आपकी भूमिका बहुत ही प्रभावी हो सकती है। सर, एक छोटा सा जो कि आपकी लाइफ का शायद टर्निंग पॉइंट बना हो, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई? 1998 में जी। वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष रहते ही राजस्थान में कांग्रेस ने 156 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया था और वो हमारे जो एसएमएस जो आपका चिकित्सालय है उसके पास में हीराबाग जो फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ वो रहते थे पीछे। चूँकि मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता था, एनएसयूआई का पदाधिकारी था, जब परिणाम घोषित हुए तब मैं पहली बार उस घर में गया था और उस घर में सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर मिलने गया जी। और मैंने उस वक्त के पीसीसी अध्यक्ष अशोक गहलोत जी को बधाई दी कि आपके नेतृत्व में प्रदेश में प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला है।
तो उनकी जो सहजता थी, जिस सहज तरीके से वो मुझे मिले, उसी दिन वो मेरा पहला उनके साथ संपर्क था और उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि मुझे इनके साथ काम करना है। जी, सवाल। आज के इस कार्यक्रम में एक विषय है कि आप युवाओं को लेकर के पूरे प्रदेश में एक क्रांतिकारी और देश में एक क्रांतिकारी वातावरण बनाने की कोशिश में हैं और पूरा प्रदेश के युवा भी चाहते हैं। तो भारत के और राजस्थान के जो ग्रामीण युवा हैं जो पलायन कर रहे हैं खेती ना होने के कारण, पानी ना होने के कारण, या वहाँ पर उनको उपज ना मिलने के कारण, या वो लोग ये देखते हैं कि उनके पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ कृषि में, उसके लिए राजस्थान सरकार की और आपकी दोनों की क्या योजनाएं हैं, वो आप जरा इन राजस्थान के युवाओं के लिए बताएं। देखिए, यूं तो गिनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे फैसले हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए किए, लेकिन जिनसे सीधे तौर पर युवा लाभान्वित हो रहे हैं, उन दो योजनाओं का और उन दो फैसलों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। उससे सीधे तौर पर हर वो वर्ग, हर वो छात्र लाभान्वित हो रहा है जो किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से कमजोर है। दूसरी एक बहुत बड़ी योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से जो हमारे होनहार विद्यार्थी हैं प्रदेश के, जो विदेशों में बहुत अच्छे से अच्छे संस्थान में अच्छी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें वहां भेजकर इस योजना के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ऐसी बहुत सी तमाम योजनाएं हैं जहां सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ आशुतोष तिवारी सर, आई एम फ्रॉम यूपी अयोध्या। सर, मेरा प्रश्न ये है कि गहलोत सरकार को आपने बचाया, ऐसा सब कहते हैं, क्योंकि ऑडियो टेप लीक होने के बाद में जो सिनेरियो चेंज होता है उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कौन कहता है? सर, युवा है, पूछेंगे सर। देखिए, मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। वो एक ऐसा समय था जब सरकार संकट में थी और सरकार पूरी तरह से अस्थिर कर दी गई थी। उस समय में आपने सही जिक्र किया एक ऑडियो टेप क्लिपिंग का। जैसे ही वो ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में आया, पूरा माहौल बदल गया, पूरा सिनेरियो बदल गया, क्योंकि जो लोग उस ऑडियो टेप के वार्तालाप में शामिल थे वो एक्सपोज हो गए हैं और अगले ही दिन एसीबी में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तो मुझे लगता है कि वो समय मेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी और मैंने उसे महत्वपूर्ण समझा था एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी ऑडियो क्लिपिंग आई है मेरे पास में जिसमें एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। जी हाँ, इस सवाल के लिए जोरदार तालियां। आशुतोष, तुमने अच्छा सवाल पूछा। जी, इतने सारे सवाल और फिर उनके बाद जिस तरीके से जवाब सुने हैं, उसके बाद एक सवाल मेरे मन में भी है, मैं वो भी जानना चाहूँगी। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ होती है। आप में कौन सी ऐसी अच्छाई है और कौन सी बुराई है जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? अच्छाई मैं बताता हूँ, $1 मिलियन स्माइल। यस सर। मेरी कमियां ही मेरी खूबियां हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन्हें लोग मेरी कमियां मानते हैं, एक तो मैं स्पष्टवादी हूं जी। मेरे मन में जो आता है, जो मैं महसूस करता हूं, वो बेहिचक किसी के भी सामने अपनी बात को रख देता हूं। कई लोगों को चुभती भी होगी, इसलिए उनकी नज़र में वो कमी है। दूसरी, मैं सीधा खड़ा रहता हूं, तन के खड़ा रहता हूं, मैं झुकता नहीं हूं। सोशल मीडिया को आपने अपना टूल बनाया, उस सोशल मीडिया पर काम करके आपने जिनके लिए काम कर रहे हैं उन्हें भी सहायता प्रदान की और खुद का भी आपका वर्चस्व बढ़ा है सोशल मीडिया के बाद। और हमारा युवा सोशल मीडिया के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोगों को सोशल मीडिया सही नहीं लगता, कुछ लोगों को सोशल मीडिया अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सोशल मीडिया से संबंधित? मेरी नज़र में सोशल मीडिया दुधारी तलवार की तरह है। वो किसी का कत्ल कर सकता है तो वो स्वयं को भी हानि पहुंचा सकता है।
इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही तरीके से उपयोग करना हमें आना चाहिए। जी हाँ, सोशल मीडिया वाकई में दुधारी तलवार है। कुछ लोग उससे पूरे विदेशों तक अपने व्यवसाय को फैला लेते हैं और कुछ लोगों को पाकिस्तान से सीमा भी यहाँ बुलानी पड़ती है। ये सोशल मीडिया का एक वो प्रभाव है। कार्यक्रम अपना चरम पे है। कोई सवाल? हम लोगों ने, जो पोडार ग्रुप ने अब ये ठाना है कि हम युवाओं के लिए स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक युवा ने स्टार्टअप शुरू किया तो कम से कम 1000 से लेकर 1 लाख युवाओं तक वो रोजगार देता है और प्रेरणा भी देता है। थोड़ा सा हमें सरकार से ये सहयोग का उम्मीद है कि जो भी कॉलेजेस स्टार्टअप के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 10 कदम बढ़ाते हैं और अगर हमें सरकार सरकार का हाथ हो जाए तो वाकई ही जो आपका ये मिशन है, यूथ यू कैन डू इट, तो यू कैन डू इट, इट्स अल्टीमेट द लाइन फॉर द मोटिवेशन। तो उसकी भी कोई योजनाएं राजस्थान सरकार ने, हालांकि बहुत है, मुद्रा वगैरह है, तरुण योजना, किशोर योजना है, लेकिन अगर इसको हम बहुत डीपली लेकर चलें तो मैं कहता हूं कि जो भी शब्द आपके मुख से 156 निकले हैं वो परमात्मा सत्य करेगा। देखिए, मुझे जानकर खुशी हुई कि पोदार ग्रुप में आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आपको, पोदार ग्रुप को, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने युवाओं के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर भी आपने यहाँ खोला है और आप युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप के माध्यम से अपना सहयोग कर रहे हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी हमेशा से स्टार्टअप को लेकर बहुत ही सकारात्मक रहे हैं। हमारी जो आई स्टार्ट एक जो पूरी की पूरी स्कीम है, उसके तहत आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रहा है राजस्थान ने। और इस देश में, हमारे राज्य में बहुत से ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने लाखों, करोड़ों, अरबों में अपनी उस इकोनॉमी को बना लिया है स्टार्टअप के माध्यम से। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर पोदार ग्रुप 10 कदम आगे बढ़ेगा तो राजस्थान सरकार की तरफ उन्हें 20 कदम आगे बढ़ने का सहयोग अवश्य मिलेगा। हाँ सर, यही इसी से संबंधित मेरा भी एक सवाल है, मैं इनके साथ जोड़ देता हूँ। अक्सर युवा बात करता है रोजगार की। ठीक है, सरकारी नौकरियां हर किसी को मिलना नहीं मिलना एक अलग बात होती है, परंतु आज का युवा चाहता है कि वो कंपनीज में जाए, उन्हें अच्छे पैकेजेस मिले, प्राइवेट जॉब्स करें। तो क्या इसके लिए भी सरकार किसी तरह कोई योजनाएं बनाती हैं कि जिससे कंपनीज को बुलाया जाए, जो प्लेसमेंट करने वाले हैं उन लोगों को बुलाया जाए और यूथ फेस्टिवल टाइप के कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे कि उन दोनों के बीच का सरकार माध्यम बने और उन्हें अपने जॉब्स मिल सकें? सुनील जी, इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े जॉब फेयर्स प्रदेश की सरकार ने लगाए हैं और उन जॉब फेयर्स के माध्यम से अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे स्केल्स पे, बड़े बड़े पैकेजेस पे हमारे युवा साथियों का सिलेक्शन हुआ, उनको नौकरियां मिली। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि राजनीति में महिलाओं का योगदान आज भी बहुत कम है। केंद्र सरकार को देखा जाए तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर महिलाओं के नाम पे वोट तो बहुत लिए, लेकिन आज भी देखा जाए तो मणिपुर में सडनली ये घटना हुई है महिलाओं को लेकर, उसमें मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने 3-4 सवाल मिक्स कर दिए। वो मैंने बोला ना अंतिम सवाल। तो हाँ? पहली बात आपने कही राजनीति में महिलाओं के योगदान की, तो चूंकि अभी हम बात कर रहे थे युवाओं की, युवाओं में हमारी महिला साथी भी हैं, आप स्वयं भी शामिल हैं। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने मेरे युवा इन साथियों के लिए कही कि राजनीति में कोई किसी को जगह देता नहीं है, जगह हमें बनानी पड़ती है, हमारे परिश्रम से हमें अपनी जगह हासिल करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। चूँकि आप युवा हैं, इस बात का भरोसा मैं ज़रूर आप सभी को दिलाऊंगा और देना चाहता हूँ इस न्यूज़ इंडिया के इस मंच से कि मेरे किसी भी सहयोग की आप में से किसी को भी जब भी आवश्यकता होगी हमेशा अपने बीच में पाओगे। मणिपुर की घटना का आपने जिक्र किया, उस वहाँ जो कुछ भी चल रहा है मणिपुर में, मुझे लगता है इस देश का हर इंसान, हर व्यक्ति उन घटनाओं को जब भी देखता है बड़ा आहत महसूस करता है। 3-4 महीने से मणिपुर जिन हालातों में है, हम सब जानते हैं कि क्या वहाँ हो रहा है।
तो मैं तो इस मंच से यही अपील करना चाहूँगा कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है और अपने देशवासियों की सुरक्षा, अपने देशवासियों की जिम्मेदारी उनकी उठाना, उनको सही तरीके से उस प्रदेश में उनको नागरिकों को स्थान दिलवाना, ये हमारी सरकारों का काम है। जब समय कम पड़ जाए और सवाल ज़्यादा हो तो लगता है ऐसे कार्यक्रमों की लगातार ज़रूरत है और हमें लगता है कि ऐसी मुहिम, हमारी जो मुहिम है उसमें कुछ सफल हो रहे हैं। जी पूछिए संक्षेप में। गुड इवनिंग सर, मैं दिनेश गहलोत। सर मेरा सवाल यही है कि राजनीति में आने के लिए इंसान में क्या 3 खासियतें होनी चाहिए ताकि जो राजनीति में कोई व्यक्ति आना चाहे तो थोड़ी गाइडेंस। आपने 3 पूछी हैं तो मैं 3 ही बताऊंगा। जी सर। सबसे पहली खासियत आत्मविश्वास जी। दूसरी उसका वक्ता और श्रोता होना जरूरी है। सिर्फ बोलने वाला अच्छा राजनेता नहीं बन सकता। और तीसरी निरंतरता। सर राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि आपकी निगाहें 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की विधानसभा पर है। वो कौन सी विधानसभा के लोग होंगे जहां से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए पंकज जी, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये मंशा मेरी है, ये मेरी इच्छा है कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। अब ये कौन सी विधानसभा होगी ये तय करने का काम प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की जो इकाई है उन सभी का है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों के जवाब दिए और बहुत बेबाकी के साथ दिए। चलते चलते सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, माइक को आप एक बार रखिए मत। राज कायम रहेगा, रिवाज कायम रहेगा, दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। आपकी क्या तैयारियां हैं और उनकी क्या कमियां हैं, मैं आपकी नज़र से जानना चाहूँगा। देखिए हमारी तो तैयारियां बहुत सीधी सी हैं कि हमने जो काम किया है इस प्रदेश में, प्रदेश की जनता के लिए जितना काम हमने किया है, सिर्फ हमारा काम, हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी योजनाएं, हमारे फैसले, हमारी उपलब्धियां, इन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सबके लिए ये किया है। जहां तक बात की आपने विपक्ष की, उनके पास आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। तो हमारी पूरी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अपनी योजनाएं, अपने कामकाज, अपनी सरकार की उपलब्धियां और उनके फैसलों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और निश्चित रूप से हमें इस बात का भरोसा है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी हाँ, ये थे मिशन कांग्रेस रिपीट को बहुत ही अच्छे तरीके से युवा शक्ति के साथ पूरा करने का मादा लेकर चलते हुए लोकेश शर्मा, जो कि आज हमारे साथ मौजूद थे। हमें कार्यक्रम में जाते जाते हमारी आज की ऑडियंस से आपका परिचय करवा दूं। आज हमारे साथ में निम्स यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, पोद्दार बिजनेस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स थे और इसके अलावा बहुत सारे युवा थे जो कि अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे अपने सवाल पूछने के लिए, अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए, अपने मुद्दों पर बात करने के लिए। और हर किसी के सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया लोकेश शर्मा ने। आप सभी लोगों के साथ इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकेश शर्मा जी के लिए कि जिन्होंने आज अपना कीमती समय यहां पे निकाला। और आप सभी को लेते हैं इजाजत, चलते हैं और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।